वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। आज हम लोग कक्षा 6 पाठ 2 गोल के अभ्यास प्रश्न को करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, उसकी व्याख्या अच्छे से समझ ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उसकी व्याख्या देख लें, फिर प्रश्नोत्तर को करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो चलो देखते हैं प्रश्नोत्तर को। तो पहला प्रश्न है मेरी समझ से, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए, तारा मतलब स्टार बनाइए। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? अब आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा। हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, उसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो देखते हैं इसका अगला उत्तर क्या है। ये है आपका सही उत्तर कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। अब 4 में से आपको एक उत्तर को चुनना है कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? हॉकी का जादूगर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। अभी हमने 2 प्रश्न पर जो स्टार बनाया था उन्हीं के बारे में हमें बताना है कि हमने उत्तर क्यों चुने। जैसे पहले वाला दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद की सफलता का मूल उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी। यह कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है, जैसे उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया। दूसरा, वे मानते थे कि खेल में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सफलता के मंत्र में खेल की भावना को शामिल किया और वे अक्सर गोल का श्रेय जो है साथी खिलाड़ी को ही दिया करते थे। तो इन्हीं सब बातों से स्पष्ट होता है कि जो खेल में सही भावना का होना जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न था कि उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। उसका उत्तर देख लेते हैं। उनका मानना था कि हार जीत व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है। इसी खेल भावना के कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा। वे दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते बन गए। उनकी यह भावना उनके कौशल और व्यक्तिगत का अभिन्न अंग भी थी। तो इस तरीके से हमने दोनों उत्तरों को अपना बता दिया कि क्यों उत्तर हमने चुने। अगला उत्तर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। मिलकर मिलान करें, अर्थात पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके आगे उनके बारे में दिया गया है, जैसे उनके अर्थ दिए गया है, उससे जुड़ी हुई बातों को बताया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि पाठ में से चुनकर, ठीक है, पाठ में से चुनकर आपको नीचे दिए गए शब्द समूह की चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों का या संदर्भों से मिलान कीजिए, ठीक है, यानी कि मैच द फॉलोइंग दिया गया। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। जैसे पहला लांस नायक दिया है, बर्लिन ओलंपिक दिया, तीसरा दिया पंजाब रेजिमेंट, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, सूबेदार और छावनी। तो इनमें आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इस तरीके से, जैसे लांस नायक क्या है? भारतीय सेना का एक पद है या रैंक है। बर्लिन ओलंपिक जो है ये है 1936 में बर्लिन में खेला गया था, ठीक है, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट क्या? स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल है। सैम्पर्स एंड माइनस टीम क्या? अंग्रेजों के समय की एक हॉकी टीम या फिर दल कह सकते हो। सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद होता था। छावनी, जिसे हम कैंट कहते हैं, सैनिकों के रहने का क्षेत्र होता है। इस तरीके से हमने मैच द फॉलोइंग कर लिया। आप चाहो तो इसे मैच वैसे कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके सामने सामने भी आंसर लिख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको दिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। पाठ में से चुनकर, यहाँ बताया गया कि पाठ में से चुनकर, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए कि आपको इनका अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह के साथ साझा कीजिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला दिया हुआ है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई हो जाएगी। अब इसका आंसर हम देख लेंगे। आपको कोशिश करनी लिखने की, आप यहाँ से भी आंसर देख सकते हो, आप इसी उत्तर को लिख सकते हो या फिर आप यहाँ से सहायता लेकर खुद से उत्तर लिख सकते हो। उपरोक्त पंक्ति का एक गहन जीवन सत्य को दर्शाती है। यह उस घटना से उपजी है जब एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेजर ध्यानचंद जी पर हॉकी से वार किया। जब मेजर ध्यानचंद ने बदला लेने की बात कही तो वह खिलाड़ी भयभीत हो गया, परंतु ध्यानचंद जी ने अपनी श्रेष्ठ खेल भावना का परिचय देते हुए
उसे हिंसा के बदले 6 गोल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस घटना ने न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी नैतिक मूल्यों और क्षमाशील के महत्व का पता चलता है, जो यह दर्शाता है कि सच्चा खिलाड़ी यह है जो अपने कौशल से जीतता है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। तो इस तरीके से हम अपने इस आंसर को कर सकते हैं। और इस पर एक कहावत भी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। जो लोग बुरा किसी के साथ करते हैं तो परमात्मा उनके साथ भी बुरा ही करता, कभी उनके साथ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस नैतिक मूल्य को भी समझना है इससे, कि हमेशा हमें अच्छाई के साथ काम करना है, ना तो दूसरे के साथ बुरा करना है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, जिसमें उन्हें क्या नाम दिया गया था? हॉकी का जादूगर। इसी खेल भावना के कारण उनको दिया गया था, कि उनके अंदर जो एक खेल भावना, साथ ही साथ उनके खेलने का जो कौशल था, जिसकी वजह से। अब इसका उत्तर देख लेंगे। मेजर ध्यानचंद की असाधारण खेल भावना और नेतृत्व गुण उनके इस कथन से स्पष्ट झलकते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम के हित को सर्वोपरि मानते थे। उनकी यह रणनीति थी कि वे गेंद को गोल के निकट ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को गोल करने का अवसर प्रदान करें। इस निस्वार्थ दृष्टिकोण से न केवल टीम का मनोबल बढ़ता है, बल्कि प्रतिद्वंदी को भी भ्रमित करने में मदद मिलती है। ध्यानचंद का यह व्यवहार न केवल उनके खेल कौशल को बल्कि उनके महान व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है, जो आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बना हुआ है। तो ये खेल में खिलाड़ी की भावना होनी चाहिए, जिस प्रकार हमें मेजर ध्यानचंद जी बता रहे हैं कि खेल को किस तरीके से बेहतर ढंग से खेला जा सकता है। खेल एक व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे देश के लिए खेला जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सोच समझ या सोच विचार के लिए यहाँ पर दिया गया है, संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर से आपको बोला गया है एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आप खुद से उत्तर देने की कोशिश करें। जैसे ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य है, तो बताइए। आप जरा खुद से लिखने का प्रयास करें कि इसमें उनके कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली। देख लेते हैं उत्तर। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनके खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिया थे। ठीक है, शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं पता था कि हॉकी कैसे खेली जाती है ना। हॉकी मतलब उन्हें खेलना पसंद भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह अभ्यास करने लगे और अभ्यास करते करते खेल में निखार आने लगा। जैसे आप देखते हैं ना, सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि लगातार अभ्यास हमें किसी भी पढ़ाई में, खेल में, किसी चीज़ में निखार ला सकती है। हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है तो हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि तरक्की के लिए हमें लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि उन्हें क्या उपाधि दे दी गई है? हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो इस तरीके से हम भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न देखते हैं। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? मतलब उनकी ऐसी कौन कौन सी विचारधारा है, उनके ऐसे पाठ के आधार पर आप बता सकते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत यानी कि खुद से पहले देश को या अपनी टीम को रखा है। यह कथन जो है, ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते हैं। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते हैं ताकि वे गोल कर सकें। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते हैं। दूसरी ओर वो इस बात का भी सदा ध्यान रखते हैं कि हार या जीत उनकी नहीं, पूरे देश की होगी, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी भी हैं। ये सारी बातें बताती हैं कि वह सेल्फिश नहीं हैं, वह अपने देश और अपनी टीम को अपने से पहले रखते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। संस्मरण की रचना। यहाँ पर संस्मरण में आपको पहले ही चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो संस्मरण का अर्थ मैं बता चुकी हूँ। संस्मरण मतलब स्मृति के आधार पर उन्होंने बाद में अपनी ये आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। यहाँ पर दिया गया, उन दिनों जब मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। कौन कह रहा है? मेजर ध्यानचंद। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई गई हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अब बार बार आपसे बोला जा रहा है कि पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही समझदारी के साथ, ध्यान से, समझ से, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो।
ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैप्टर को जाके जरूर पढ़ लें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चैप्टर, जहाँ मैंने बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझाया है। आगे दिया गया है, अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषता की सूची बनाइए। मतलब संस्मरण मतलब इस पाठ की विधा का नाम है, जो कि आत्म कथा के रूप में लिखी है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और फिर उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे वो लग रहा है कि हम आपसे स्वयं बैठकर सामने बात कर रहे हैं। पढ़ने वाले को बोलते हैं पाठक। जैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? पाठक। और उन्होंने लिखा है तो वो क्या हुए? लेखक। देखते हैं इसका उत्तर। गोल संस्मरण की विशेषताएं क्या क्या हैं, आप बताइए। विशेषताओं का मतलब क्या है कि उसमें कौन कौन से आपको गुण दिखाई दिए। प्रेरणादायक कहानी है। यह संस्मरण मेजर ध्यानचंद के जीवन से एक प्रेरणादायक घटना बताता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि संस्मरण जो है मेजर ध्यानचंद के जीवन से जो प्रेरणादायक घटनाएं हैं उनके बारे में हमें बताता है। दूसरा, खेल भावना का महत्व। इसमें यह भी बताया गया है कि खेल में किस तरीके का व्यवहार हमें रखना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को अलग हटकर देश और अपनी टीम को रखा है, अपने अनुभवों को साझा किया। सरल भाषा। कहानी में सरल और समझने योग्य शब्दों का प्रयोग या भाषा का प्रयोग किया गया है। मूल्य शिक्षा। यहाँ पर क्षमा, ये देखिए कितना अच्छी चीज बताएगी। क्षमा, धैर्य, टीम भावना, इस तरीके के नैतिक मूल्यों को भी हमें इसमें सिखाया गया है। चैप्टर को सिर्फ पढ़ने का उद्देश्य यही नहीं है कि आप इसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर लो, आपको सीख कर जीवन में भी उतारना है। अगर आप एक प्लेयर बनना चाहते हो या आपको किसी खेल में रुचि है तो आपके अंदर भी ये सारे गुण होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। ऐतिहासिक जानकारी। इसमें ओलंपिक और भारतीय हॉकी के इतिहास की झलक भी मिलती है। जिस प्रकार से हमें ओलंपिक के बारे में जानकारी दी गई है तो ये भी एक हमें इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलता है। आत्मकथात्मक शैली। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये आत्मकथा, ये चैप्टर में बताया था कि आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी है, जो कैसे लिखी गई है? संस्मरणात्मक, यानी कि स्मृति के आधार पर लिखी गई है। ध्यानचंद पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहानी सुनते हैं। ठीक है, अब क्या है? संक्षिप्त और रोचक। कहानी छोटी पर दिलचस्प है, जो बच्चों के लिए उपयुक्त है। ये आपके सूची हमने बनाई है कि किस तरीके से हमने पाठ को पढ़कर चीज़ों को समझा है। आगे देखते हैं। अगला है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि ये तो मैंने आपको लिए बना दिया, यहाँ दी गई है। अब आपको भी इसी तरीके से इसमें से जो आपको अच्छी अच्छी बातें लगी हैं, जो आपको प्रेरणा दी है इस चैप्टर ने, ठीक है, उस सबको लेकर जिससे आप प्रेरित हुए, लिख कर एक दूसरे के साथ समूह में जैसे टीम बना के भी आप एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हो कि आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा। या एक एक पॉइंट बनाकर भी आप 7, 8, 10 पॉइंट को इकट्ठा कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया। कितनी बार लाया गया? 2 बार उपयोग में लाया। ऐसे शब्द जोड़ों को क्या कहा जाता है? शब्द युग्म कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, किस तरीके का प्रश्न पूछ दिया, ये डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछ दे, ये क्या कहलाएगा? शब्द युग्म कहलाएगा। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगा देते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप सभी ऐसे 5 शब्द युग्मों को लिखिए। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया, पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर इस उदाहरण को हम देखेंगे। क्या बताया गया है कि एक छोटी रेखा, इसमें आपको छोटी सी रेखा दिख रही है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? योजक चिन्ह। यानी योजक मतलब कंजंक्शन। ठीक है, ये आपका समुच्चय बोधक कहलाता है, योजक कहलाता है जब हम शब्दों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। और कई बार ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको हटाकर हम केवल ये चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? योजक चिन्ह कहलाएगा। तो इसी को हमने व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। तो ऐसे उदाहरण आपको लिखने को दिए गए हैं, आप लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे पल पल, हर पल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। धीरे धीरे, बार बार, जल्दी जल्दी, कभी कभी, देखते देखते, इनका मतलब वही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे इसका मतलब अलग, कुछ मतलब अलग, ऐसा नहीं है। व्याकरण में ऐसे और भी आते हैं शब्द, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये शब्द युग्म है, इसके बीच में लगी जो बड़ी रेखा है इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। और ऐसे आप भी 5 नए शब्दों का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, खेल के मैदान में धक्का मुक्की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको एक क्या दिख रही है? बड़ी रेखा दिख रही है। ठीक है, और ये शब्द धक्का मुक्की, नोक झोंक, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में आप 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्म में दोनों शब्द कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। उसमें क्या था? वही शब्द रिपीट हो रहा था, एक शब्द 2 बार। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या बताया गया? 2 बार है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कैसा है? ये शब्द आपका वही शब्द रिपीट नहीं है, पहला शब्द अलग है, दूसरा शब्द अलग है। एक ऐसे
एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द कैसे हों, अलग अलग हो। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, डिफरेंट हो, अलग हो। जैसे यहाँ पर धक्का मुक्की है, नोक झोंक है, ऐसे आपको शब्द लिखने हैं। ये भी आपका शब्द युग्म ही कहलाएगा, और इनके बीच में पड़ी रेखा ये भी क्या कहलाएगी, योजक चिन्ह कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। जैसे उठक बैठक, हंसी मजाक, चाल ढाल, सुख दुख, आना जाना। ठीक है, ऐसे आप भी उदाहरण बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ऐसे हम तमाम शब्दों को लिख सकते हैं। कम से कम 5 शब्द आपको दोनों में से लिखने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। अब यहाँ फिर से वही चैप्टर्स में से पंक्तियां दे दी गई उठा के, और यहाँ पे आप देखेंगे हार या जीत। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, या दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाह दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था पिछले प्रश्न में कि जब इसकी जगह आपको एक चिन्ह दे दिया जाए तो ये हमारा क्या योजक चिन्ह कहलाता है। लेकिन चिन्ह ना आकर इसकी जगह हम शब्दों को दे दें तो वो हमारे योजक शब्द कहलाएंगे, समुच्चयबोधक शब्द कहलाएंगे, कंजंक्शन वर्ड कहलाएंगे। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले में आपको हमने पढ़ा था ना, हार जीत बच्चे बूढ़े, यहाँ पर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। योजक चिन्ह हटा के शब्द को लगा दें, शब्द को हटा के चिन्ह लगा दें। तो आपको परिवर्तन करने को दे दिया गया। पहले वाले में आपको नए शब्द बनाने के लिए दिए गए थे, अब बोला गया कि ऐसे शब्द हैं उनमें आपको क्या करना है, चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, हार जीत बच्चे बूढ़े आदि आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। अब यहाँ पर ये देखो, अच्छा या बुरा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा बुरा। यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लगा दिया, हमने ये लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया। ठीक, छोटा या बड़ा, तो क्या आ जाएगा, छोटा बड़ा। अमीर और गरीब, तो क्या आ जाएगा, अमीर गरीब। मतलब अगर हम जब भाषा को लिख रहे हैं, हिंदी भाषा को लिख रहे हैं, तो दोनों में से आप कोई सा भी प्रयोग करोगे, ये अथवा ये दोनों ही करेक्ट जाएगा। और यहाँ सिर्फ आपको इसलिए बताया गया कि दोनों का मतलब एक ही है। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अच्छा या बुरा, या अच्छा बुरा। जैसे वह लड़का, ठीक है, अच्छा है या बुरा। ठीक है, अच्छा है बुरा, लड़का अच्छा बुरा। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि इस तरीके से हम शब्दों को कैसे लगाएं, कहाँ पर या लगाएं, कहाँ पर और लगाएं, कहाँ पर योजक चिन्ह लगाएं, इसलिए आपको ये दिया गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब हमारा अगला प्रश्न है बात पर बल देना। अब बल देने का मतलब क्या है, इसको देखेंगे। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, दूसरे ने पूछा मैंने तो अपना बदला ले लिया। अब यहाँ पर केवल ही की वजह से आपका ये सेंटेंस में जो अंतर आया है वो किसकी वजह से आया है, यहाँ पर ये बल देना। बल देने का मतलब क्या है, किसी बात को बहुत जोर देकर कहना, इम्फेसाइज करना। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचान। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आया है। ठीक है, पूरा वाक्य नहीं बदला है, बस थोड़ा सा वाक्य पर इस पर अधिक जोर दिया गया जबकि इस पर नहीं बोला गया है। ये हमारा व्याकरण में जो आपके एक होते हैं विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों में एक टॉपिक होता है निपात। तो ये बल देने वाला जो काम है वो कौन करता है, निपात। इसमें शब्द कौन कौन से होते हैं, ही, भी, तक, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न किया गया, हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये आ गया, ही, भी, तो आदि। पाठ में इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनिए। मतलब आपसे बोला गया दोबारा से पाठ पढ़िए और जिन भी सेंटेंस में इस तरीके के शब्द दिए, भी, ही, तो, लेकिन ये ध्यान रहे आपको ये बल देकर कहा जाए, उस वहीं पर आप उन सेंटेंस को आपको चुनना है। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इस तरीके से आपको चैप्टर पढ़कर उसमें से लिखने हैं। उदाहरण देख लेंगे और आप भी प्रयास करेंगे लिखने का। बात पर बल देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो ये क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया, अब हर समय मुझे ही देखता रहता। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शब्द दिए गए हैं। ठीक है, हॉकी नहीं मारते तो, ठीक है, तो शायद मैं एक ही, ठीक है, इस तरीके जो दिए हैं ये शब्द आप देखेंगे। अब तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो ठीक है, यहाँ पर भी कि उसके साथ भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ, ठीक है, लोग मुझे घेर लेते हैं। इस तरीके से आप अपने चैप्टर को पढ़ो और भी कोई कहानी कविता पढ़कर उसमें से भी इस तरीके के शब्दों को, सेंटेंस को आप निकाल सकते हो, जिससे आप ये सीख जाएंगे कि ये जो टॉपिक है इसमें कुछ नहीं है खास, बस इतना ही बताया गया। निपात का मतलब एक अविकारी शब्द है और अविकारी शब्दों में इस तरीके के शब्द लगाकर अपने सेंटेंस पर हम जोर देकर प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपकी बात, पाठ से आगे। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। अब यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया गया कि ध्यानचंद की जगह आप होते तो क्या आप बदला लेते, लेते तो किस प्रकार लेते।
यदि मैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि न सिर्फ खेल भावना बल्कि इस चैप्टर से नैतिक मॉरल वैल्यू जो है वो भी हम सीख रहे हैं, नैतिक मूल्य क्या है वो भी सीख रहे हैं। यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें चैप्टर को पढ़कर सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करने, हमें ये अपने अंदर भी ध्यान रखना है कि अगर हम एक खिलाड़ी हैं या इस तरीके कोई भी खेल खेल रहे हैं तो हार जीत तो होगी, ठीक है। अगर आप खेल पर ध्यान देंगे तो आप जीत भी जाएंगे। आप उसी क्रोध में आकर उस पर पलटवार करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने खेल से भटक जाएं, रास्ते से भटक जाएं और आपको हार मिले। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अपने अंदर हमें एक मॉरल वैल्यू जो है उसे भी धारण करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? आपको बताना है। जैसे मुझे फुटबॉल, एथलीट, भाला फेंक खेल बहुत पसंद है। इन खेलों में सुनील छेत्री, हिमा दास, नीरज चोपड़ा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी खेल अच्छा लगता हो, क्रिकेट अच्छा लगता हो, बैडमिंटन अच्छा लगता हो, टेबल टेनिस अच्छा लगता हो, खो खो अच्छा, जो भी अच्छा लगता हो, तो वो आपको बताना है कि बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें से आपके खिलाड़ी कौन कौन से हैं अच्छे जो आपको लगते हैं, या आपको क्यों वो अच्छा लगता है, हॉकी पसंद है तो क्यों अच्छा लगता है, ये आपको आपको प्रश्न करने हैं, उत्तर देने हैं। अब जैसे सुनील छेत्री वे भारतीय फुटबॉल टीम की क्या है, कप्तान है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। हिमा दास वे 400 मीटर दौड़ में चैंपियन है। आपको इस तरीके से कि क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, वो ओलंपिक तक गए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि हमें इस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। आप इसके अलावा भी अपने आंसर लिख सकते हो जो भी आपका खेल आपको पसंद हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक समाचार पत्र अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपको बताया जैसे हिंदुस्तान है ना, द हिंदू, इस तरीके से बहुत सारे जो समाचार पत्र आते हैं, आप कोई सा भी एक समाचार पत्र लीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको अपने आसपास से कोई एक समाचार पत्र लेना है, या आपके घर में कोई पढ़ता हो तो आप वो पत्र लेकर, उसमें से एक पृष्ठ होता है जहाँ पर किसके बारे में बताया जाता है, खेल समाचार होते हैं। आप देखेंगे उसमें राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेल समाचार, इस तरीके से अलग अलग प्रश्न होते हैं। रोजगार का एक उसमें कॉलम होता है। तो आपको खेल समाचार पेज पे जाना है, जो पीछे से आप देखेंगे बैक साइड में होता है। तो आप उस पेज पे जाकर आप उसमें से जो न्यूज है, जो खेल समाचार की जो घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट चल रहा है या ओलंपिक में है, कुछ भी है, मेडल मिला है, जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, अर्थात अपनी कॉपी में लिखना। अगला प्रश्न दीजिए, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं, ठीक है, आप क्या हैं, खेल संवाददाता हैं, और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। संवाददाता मतलब होता है कि जब आप देखते हैं कि रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, उस तरीके से अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत में बताया गया इस कार्य में आप आकाशवाणी, दूरदर्शन या प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में अपने डेस्क या कुर्सी पर बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए किसी खेल का सजीव प्रसारण या कमेंट्री का अभिनय करेगा। यहाँ बताया गया कि मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों के ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है कि एक कोई सभी खेल, क्रिकेट है या कुछ भी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आपको उसकी कमेंट्री करनी है, ठीक है। आपके सामने मैच चल रहा है, लाइव चल रहा है, आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करने को दी गई है, जो आप क्लास में भी कर सकते हो, ठीक है, या कभी आप अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने भाई बहनों से मिलकर भी कर सकते हो। अगला देखेंगे, इसका उत्तर देखेंगे, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? हाँ, मैं नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ता हूँ। उसमें देश विदेश की घटनाओं के साथ साथ खेल की दुनिया की जानकारी भी मिलती है। पिछले सप्ताह मैंने एक रोचक समाचार पत्र पढ़ा था। अब यहाँ पर जो पिछला आपको प्रश्न दिया गया था उसी का है। खेल समाचार उदाहरण के लिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 श्रृंखला जीती, ठीक है। कब? दिनांक 4 जून 2025, स्थान दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला गया था। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव ने 62 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। इस जीत के साथ ही भारत की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर लिए। अब ये आपको पिछले जो का प्रश्न पूछा गया, अगर आप पढ़ते समाचार पत्र तो आपको खेल समाचार में से मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। आप उस समय जो भी आपके पास अवेलेबल हो समाचार पत्र, उसमें जो भी घटना हो, जरूरी नहीं कि मैच ही हो, फुटबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, कोई और भी खेल हो सकता है, ओलंपिक हो सकता है, तो आपको इसी तरीके से आप भी बनाने का एक प्रयास करेंगे कि हाँ, इस तरीके से हमें उसमें आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न था उसका खा, उसके बारे में देखेंगे।
मान लीजिए कि आप एक संवाददाता हैं, ठीक है, कमेंट्री करनी बताया था ना अभी कि आप सामने आपके क्रिकेट मैच चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि समूह में बांट कर पढ़ा जा सकता है। हमेशा आपको ध्यान रखना कि जब हम टीम की बात कर रहे हैं या अभिनय करने की बात कर रहे हैं तो आपको क्लास में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने एक संवाददाता, दो टीम बन गए, एक संवाददाता 1, एक कमेंट्री 1 और दूसरा 2, इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइव कमेंट्री भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही रोमांचक क्रिकेट मुकाबले की। मैं हूं आपका कमेंटेटर अजय और मेरे साथ है प्रिया। इस तरीके से आप अपने जो है किसी भी मैच का बना सकते हो, किसी भी खेल का बना सकते हो। संवाददाता तू कह, धन्यवाद अजय। अभी अभी भारत के कप्तान ने शानदार चौका मारा है, दर्शकों ने जोश भर गया है। तो इस तरीके से आप जैसे बोलते हैं वैसा प्रयास करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हो सकता है किसी बच्चे के अंदर ये हुनर हो, वो भी कमेंट्री करना चाहता हो आगे बढ़ के फ्यूचर उसका, क्योंकि ये हमें यहीं से पता चल पाएगा। कोई सिंगर है, कोई डांसर, स्कूल जो है, विद्यालय हमारे जीवन का आधार होता है, जहाँ से हम अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई रिपोर्टर बनना चाहता है, कोई कमेंट्री करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसके बोलने का हाव भाव, एक्टिविटी है, उससे भी अपने आप को चेक कर सकते हो। जब उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और ये मेरे आगे चल के फ्यूचर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख देते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ है, जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख देते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लेखन कह लेते हैं। अब डायरी की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हो कि डायरी लेखन क्या होता है कि हमारे जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, डायरी का मतलब क्या, दिन प्रतिदिन, यानी कि आज हमारे जीवन में क्या हुआ, किसी से हमारी लड़ाई हुई, किसी से हमने किसी को अच्छा काम किया, किसी के चेहरे पर हमने स्माइल दी, किसी की मदद की, किसी का कुछ काम किया, आपने किसी का होमवर्क पूरा कराया, इस तरीके से कुछ भी आपने अपने जीवन में हुआ, आपने उसको शाम को क्या किया अपनी डायरी में या फिर आप सोशल मीडिया पर कहीं पर भी लिख देना ही क्या कहलाता है, डायरी कहलाता है। तो ये तो आपकी डायरी की परिभाषा भी होगी, ठीक है। क्या आप भी अपने मन की बातों या विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप भी ऐसा करना चाहते हो, ऐसा करने के क्या फ़ायदे होते हैं? जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने विचारों को एक सही ढंग से निर्णय ले पाते हैं। आप अलग हो जाते हैं, विचार अलग हो जाते हैं। जब आप लिख देते हो तो आप बताते हो अच्छा ये सही है, मैंने ये गलत किया था और मैंने ये सही किया था। जब आपको पता चलता है कि मैंने ये गलत किया था तो दोबारा वो गलती आप नहीं करेंगे। इसलिए डायरी लिखना एक अच्छी आदत है और हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। जहाँ आप लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। मान लीजिए अपने स्टडी रूम में लिखेंगे या आप अपने बैठक में लिखेंगे, कहीं पर भी जहाँ पढ़ते हो वहाँ बैठकर अपना स्थान चुन लीजिए। पुस्तिका में लिखेंगे, ऑनलाइन कॉपी में लिखेंगे या फिर डायरी का मतलब डायरी में ही लिखना जरूरी नहीं, कॉपी में लिख सकते हो, डायरी में लिख सकते हो। आप ऑनलाइन माध्यम बहुत सारे हैं, वहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना कोई पहले स्थान लिख लो, जगह चुन लो और किस पर लिखेंगे वो देख लीजिए। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि हर रोज लिखना है। आज आपने लिख दिया, कल कुछ नहीं मन किया नहीं लिखा, 2 दिन बाद फिर लिखा, 1 सप्ताह बाद लिखा या 2-3 दिन लगातार आपने लिखा। तो ऐसा कोई डायरी का नियम नहीं होता कि हर रोज इतने घंटे बाद लिखना ही लिखना है। विद्यालय जाने का हमारा नियम होता है, लेकिन डायरी हमारे मन को जब हम खाली करते हैं तो एक तरीके से कह सकते हो कि डायरी हम तब लिख सकते हो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हर रोज, सप्ताह भर बाद, 15 दिन बाद, जब आपका मन करे तो आप उन विचारों को अपनी कॉपी में लिख सकते हो। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं होती। वही बात, समय नहीं होता, उसी प्रकार से शब्द या वाक्य भी सीमा है कि 4 लाइनें लिखनी है, 1 पेज लिखना है, ऐसा नहीं है। आपका मन कर रहा है, जितने आपके विचार हैं वो 2 लाइन के हैं, 2 पेज के हैं या 10 पेज के हैं, वो मैटर नहीं करता, आपको बस लिखना है। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हो। आपके मन में जो भी विचार, जो उथल पुथल मच रही है, जो विचार चल रहे हैं, उनको एक सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? जब आपने लिखना शुरू किया तो आपके लिखने की जो गलतियाँ होती हैं उन्हें आप पहचान पाओगे, आप अपने विचारों को पहचान पाओगे, आप सेंटेंस कैसे लिख रहे हो वो भी पता चल जाएगा, आपकी विचार शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी लेखन शक्ति बढ़ेगी। इस तरीके से आप बहुत डायरी लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अपने आप को चेक भी कर पाओगे कि अच्छा मैंने ये गलत किया था, दोबारा मुझे नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, हाँ मैं भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं एक सुंदर लेखन पुस्तिका लूँगा और उसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखूँगा। मैं जो कुछ सोचता हूँ, जो मैंने देखा है या जो मेरे साथ हुआ है, उसे ईमानदारी से और अच्छे शब्दों में लिखूँगा। अगर कभी प्रतिदिन न लिख पाऊँ तो सप्ताह में या कुछ दिन ज़रूर लिखने की कोशिश करूँगा। इससे मुझे अपने आप विचारों को समझने और बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। ये भी पता चल जाएगा, मान लीजिए आपने बहुत सारा समय खराब कर दिया, कहीं खेलते रहे, कुछ आपका होमवर्क छूट गया, क्लास वर्क छूट गया, तो आपको भी पता चलेगा कि ज़्यादा समय लिखने से आपको अपने बारे में और बेहतर ढंग से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आज की पहेली। अब ये देखिए, आपकी बुक में एक पजल सॉल्व करने के लिए, पजल हम सब बच्चे, आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत मज़ा आता है पजल सॉल्व करने में।
अभी आप लोग बच्चे ही हो, 6th क्लास में हो, तो आप पजल सॉल्व खुद से करिए इसे, ठीक है। आप करके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, आप अपनी बुक में इसे सॉल्व करो और फिर देखो कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया कि इसमें से 3 खिलाड़ी जो आपको दिख रहे हैं कि किसके द्वारा गोल किया जाएगा, कहाँ पर ये रास्ता बंद है, ठीक है, और कहाँ पर रास्ता खुला है। और मुझे दिख रहा है कि इस लड़की का अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से गई, यहाँ से जाकर इसका रास्ता पूरा का पूरा ये में क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और इसके द्वारा मुझे ये दिख रहा है कि ये लड़की क्या कर देगी, गोल करेगी, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे ये रास्ते सारे बंद दिख रहे हैं, लेकिन ये रास्ता में सीधा दिख रहा है, गोल हो जाएगा। तो ये आप अपनी खुद वीडियो पॉज करके आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है झरोके से। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और कुछ लड़के हैं जो एक डंडा लेकर हाथ में खड़े हुए हैं। आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अभी तक हमने पूरा जो चैप्टर पढ़ा वो हॉकी के बारे में पढ़ा। अब हम हॉकी जैसे एक अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप लाखों बच्चे गली मोहल्ले में खेला करते हैं, खेलते रहे हैं और खेलते भी हैं। इस नाम का है इसका खेल का नाम क्या है, डांडी गोथा। तो ठीक है, ये प्रश्न भी आपका बन जाता है कि डांडी गोथा क्या होता है। ये हॉकी की तरह ही खेला जाने वाला एक खेल है, जिसके बारे में आपकी बुक में दिया गया है। अब देखो, डांडी या गोथा, यह भील बिलाला बच्चों का खेल है। डांडी या गोथा शब्द का अर्थ है खेलने की हाथ में जो लकड़ी होती है। देखा जाए जो एक खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा होता है। जिस प्रकार से हम हॉकी, ठीक है, हॉकी जो देखा होगा आप सबने, ऐसी बनी होती है ना, हॉकी के जैसा ही होता है। एक डंडा होता है हल्का सा, यहाँ पे ये तिरछा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसमें अच्छे से पढ़ लेना है। बेसिकली इसमें इस खेल के बारे में बताया गया है, जो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो और इसमें वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, खेल सामग्री के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या लगता है। बांस के गट्टे की गेंद बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहानी नहीं, बेसिकली डांडी गोथा के बारे में पूरा नियम बताया गया है। इस खेल को पढ़कर आप अपनी टीम बनाकर खेल सकते हो कि कैसे खेला। अगर आपने नहीं भी खेला है तो इसको पढ़कर आप खेल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। साझी समझ। अब ये बताया गया कि आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह से समझ लिए है। अब अपने मित्रों के साथ पढ़कर मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। मतलब उसमें सारा नियम बताया, कितने प्लेयर होते हैं, कैसी लकड़ी लेनी, कैसा गेंद लेना है, कितनी टीम बनानी है, कैसे उसको मारना है। तो यहाँ पर आपने अच्छी से पढ़ा है। अपने मित्रों के साथ मिलकर इस खेल को खेलें। ये आपको खेलने के लिए बोला गया। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ खेलते होंगे। एक तो बोला गया कि डांडी गोथा आपको खेलना है। दूसरा क्या बोला है कि ये भी एक आपका स्वदेशी मतलब होता है। एक होता है नेशनल लेवल पे, जिसको सब जानते हैं। कुछ आप देखेंगे ऐसे ही बहुत सारे खेल होते हैं जो बच्चे गली मोहल्ला में खेलते रहते हैं, जिनको कहीं आप पढ़ते नहीं हो, जिनका कोई राष्ट्रीय या नेशनल लेवल से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे खेलों को स्वदेशी खेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया कि आप अपने विद्यालय या घर मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही खेल के नियम इस प्रकार लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। जैसे डांडी गोथा आपने पढ़ा भी, समझ लिया और मित्र के साथ खेलने के लिए बोला गया, ठीक है। इस खेल को पढ़कर अगर आप खेल सकते हो, इसी प्रकार से आपका भी जो भी आपके लोकल एरिया में जो आप खेलते रहे हैं बच्चे गली मोहल्ले में, वो खेल लिखिए उसी प्रकार से जैसे डांडी गोथा लिखा है, पूरा लिखिए, जिससे कि कोई और पढ़े जो नहीं खेलता है और वो भी इस खेल को खेल सके। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें दे दिया बैडमिंटन का उदाहरण दिया आपके लिए। आप अपना कोई भी खेल लिख सकते हो। बैडमिंटन एक लोकप्रिय रैकेट खेल है, ठीक है, जिसे 2 या 4 खिलाड़ी सिंगल या डबल में खेलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से लिखना है कि बैडमिंटन का एक लोकप्रिय रैकेट खेल है, जिसे 2 व्यक्ति या 4 खिलाड़ी मिलकर सिंगल भी खेलते हैं, डबल भी खेलते हैं। यह खेल तेज गति, फुर्ती और सटीकता की मांग करता है। इसमें जो फुर्तीला होता है वही अच्छा करता है। अब क्या स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है, मैच सामान्य तौर पर बेस्ट ऑफ 3 गेम्स, 3 में से 2 जीतना होता है। 3 में से, भाई 3 में से 2 जीतेगा वही जीतेगा। तो इस तरीके से 1.5 वाला तो हिसाब किताब नहीं होता है पॉइंट के हिसाब से। प्रत्येक गेम में 21 पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना कोई एक खेल लेना है और ऐसे लिखना नियम कि जिससे कोई पढ़कर आसानी से उसको खेल सकता है। आगे बढ़ते हैं। खोजबीन के लिए अगला प्रश्न दिया, नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई, जैसे फिल्में हैं, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, और क्यूआर कोड दिया गया उसकी सहायता से। यहाँ कोने में आपको देखेंगे क्यूआर कोड बना है आपकी बुक में, उसकी हेल्प से आप स्कैन करके ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। मेजर ध्यानचंद, प्रेरक गाथाएं, हॉकी का जादूगर, इस तरीके से। तो आपको ये चैप्टर उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको चैप्टर को भी व्याख्या आप उसकी भी सुन लीजिए, प्रश्न उत्तर करा दिए गए हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।